चैप्टर 6 ब्लड। ब्लड मतलब red color fluid that circulates through vascular system. Blood is defined as red color fluid that circulates through the vascular system in humans and other vertebrates, carrying nutrients, oxygens, and waste products, including carbon dioxide from all parts of the body. Blood has many synonyms. Different synonyms are the reason given below. तो ब्लड एक रेड कलर फ्लूइड है जो पूरे ह्यूमन बॉडी, वर्टिब्रेट्स और सारे मैमल्स में या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेट होता है, जो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन्स होते हैं और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेट्रा। उसके बहुत तरीके के नाम होते हैं अलग अलग। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड्स: कलर, वॉल्यूम, रिएक्शन, स्पेसिफिक ग्रेविटी और विस्कोसिटी। कलर, तो ब्लड इज़ रेड इन कलर। मोस्टली सब देखा है कि रेड इन कलर होता है, बट जो आर्टेरियल ब्लड होता है वो स्कारलेट रेड होता है, और जो क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन होता है। वेनस ब्लड जो होता है वो पर्पल होता है क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो मिनिमम मतलब मैक्स जो वॉल्यूम होता है कितना होता है ह्यूमन में, एवरेज वॉल्यूम का ब्लड का, तो नॉर्मल एडल्ट में 5 लीटर होता है, न्यूबॉर्न बेबी में 450 ml होता है। इट इंक्रीजेज ड्यूरिंग ग्रोथ एंड रिचेस 5 लीटर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो न्यूबॉर्न बेबी में तो वो 450 ml का होता है, लेकिन जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती जाती है दैन वो 5 लीटर का प्यूबर्टी तक वो कर लेता है, रीच कर लेता है, टाइम कर लेता है। इन फीमेल्स इट इज़ स्लाइटली लेस एंड इट्स अबाउट 4.5 लीटर। फीमेल्स में कुछ कम होता है बिकॉज उनको हर महीने यानी एवरी मंथ वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरती है, इसलिए। इट इज़ अबाउट 8% ऑफ द बॉडी वेट इन नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट, वेट अबाउट 70 kg। तो वो 8% वेट भी कैरी करता है नॉर्मल जो ह्यूमन का वेट होता है उसमें। रिएक्शन एंड pH, तो ब्लड इज़ स्लाइटली अल्कलाइन, वो थोड़ा सा अल्कलाइन होता है। इसका pH जो होता है 7.4। स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना ज़रूरी नहीं है बट फिर भी याद कर लेना है। विस्कोसिटी, ब्लड इज़ 5 times मोर विस्कस दैन वाटर। जो पानी होता है उससे विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। तो पानी से वो 5 times ज़्यादा गाढ़ा होता है। इट इज़ मेनली ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन होता है जिसकी वजह से ब्लड विस्कस होता है। उसके बाद कंपोजिशन of blood. Blood contains the blood cells which are formed elements and fluid matrix known as plasma. तो उसके अंदर वो ज़्यादा विस्कस इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा रहता है जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स, जो फॉर्म्ड एलिमेंट से बना हुआ है, और वो फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स क्या है, प्लाज्मा। अब ब्लड सेल्स यानी ब्लड्स के अंदर कौन से सेल्स हैं, तो रेड ब्लड सेल्स जिसको इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। हेमाटोक्रिट वैल्यू, हेमाटोक्रिट इज़ द वॉल्यूम ऑफ RBC's ब्लड एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज। हेमाटोक्रिट वॉल्यूम क्या होता है कि वो RBC का कितना वॉल्यूम ब्लड में प्रेजेंट है वो बताता है, जो परसेंटेज के फॉर्म में बताया जाता है। इसको PCV भी कहते हैं। ये 1 लाइन क्वेश्चन में आते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पैक्ड सेल वॉल्यूम। इट्स नॉर्मल वैल्यू इज़ 45%। तो हेमाटोक्रिट वैल्यू क्या है कि हेमाटोक्रिट इज़ द वॉल्यूम ऑफ RBC जो ब्लड को एक्सप्रेस करता है इन परसेंटेज फॉर्म में, जिसको PCV भी कहते हैं, और जिसका नॉर्मल वैल्यू होता है 45%। If blood is collected in a hematocrit tube along with a suitable anticoagulant and centrifuge for 30 minutes at a speed of 3000 revolutions per minute, the red blood cells settle down at the bottom, leaving clear plasma at the top. Plasma forms 55% and red blood forms 45% of the total bloods. इसका मतलब क्या है, अगर ब्लड को एक ट्यूब में कलेक्ट करेंगे और उसको फिर 30 मिनट्स तक मतलब ब्लड को ट्यूब में कलेक्ट करने के बाद उसके अंदर एंटीकोगुलेंट डालते हैं और उसको 30 मिनट्स तक सेंट्रीफ्यूज करते हैं मतलब गोल एकदम रोटेशन में, एक ही रोटेशन में 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में 3000 रेवोल्यूशन वो लोग घुमाते हैं। उसके बाद जब 30 मिनट्स के बाद जब देखा जाता है, इसको ऑब्जर्व करा जाता है,
तो दिखता है कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं एकदम, और जो प्लाज्मा होता है वो एकदम ऊपर रह जाता है। इससे पता चलता है कि जो प्लाज्मा होता है वो 45% रहता है और रेड ब्लड सेल्स जो है वो प्लाज्मा जो होता है वो 55% रहता है और रेड ब्लड सेल्स जो है वो 45% ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से हमको हेमाटोक्रिट वैल्यूज़ की वजह से हमको पता चलता है कि ब्लड में कितने एलिमेंट्स हैं। इन बिटवीन द प्लाज्मा एंड द रेड ब्लड सेल्स देयर अ थिन लेयर ऑफ वाइट पफी कोट। जब ऐसा एक ट्यूब होता है, जो प्लाज्मा होता है वो ऊपर के भाग में होता है और जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो नीचे के भाग में, और जो बीच का जो वाइट कलर का कोट बना रहता है वो होता है WBC। वो बहुत कम अमाउंट में रहता है। दिस इज़ वाई इट इज़ फॉर्म बाय द एग्रीगेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इसलिए कहते हैं कि ये वाइट ब्लड सेल्स जो है वो प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स को एग्रीगेट करते हैं, मतलब अलग अलग करते हैं। फिर प्लाज्मा इज़ अ स्ट्रॉ कलर क्लियर लिक्विड part of the blood. It is contain 91 to 92% of water and 8 to 9% of solids and gases. तो जो प्लाज्मा है वो स्ट्रॉ कलर्ड, मतलब वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो दिखाई नहीं देता है बट विस्कस होता है, वो लिक्विड होता है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। वो 91 से 92% ऑफ वाटर उसके अंदर प्रेजेंट होता है और 8 to 9% ऑफ सॉलिड 9, मतलब ये सब कंबाइन होके एक प्लाज्मा बनाते हैं जो 8 to 9% सॉलिड कंटेन करता है और गैसेस कंटेन करता है। 91 से 92% पानी होता है उसमें। नॉर्मल वैल्यूज एंड द सम इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस इन द ब्लड। Serum is the clear stalk fluid that oozes the blood clot. सेम ये भी है कि वो भी स्ट्रॉ कलर क्लियर फ्लूइड था, ये भी स्ट्रॉ कलर क्लियर फ्लूइड है जो ब्लड क्लॉट को मतलब अगर कहीं पे ब्लड क्लॉट हो जाता है तो उसको जब हम उसको रब करते हैं या फिर उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो उसमें से सीरम प्रोड्यूस होता है। When the blood is shed or collected in a container, it clots. In this process, the fibrinogen is converted into fibrins and the blood cells are trapped in the fibrins, forming सीरम। जो होता है वो एक क्लियर स्ट्रॉ कलर फ्लूइड होता है जो ब्लड क्लॉट को ऊज करते हैं, ब्लड क्लॉट को इकट्ठा करता है। When the blood is shed, मतलब जब ब्लड शेड और उसको कलेक्ट करा जाता है जब ब्लड को कलेक्ट किया जाता है एक कंटेनर में तो वो एक क्लॉट यानी एक गट्ठा बन जाता है। इस प्रोसेस में जो फिब्रिनोजन होता है वो फिब्रिन्स में कन्वर्ट हो जाता है और जो ब्लड होता है ब्लड सेल्स वो एक फिब्रिन्स फॉर्म करता है जिसे ब्लड क्लॉट कहते हैं। अब कुछ मतलब 45 मिनट्स तक जो सीरम है वो यूज़ होता है आउट ऑफ द ब्लड क्लॉट, यानी जब ब्लड क्लॉट बनता है तो उसमें से सीरम बाहर निकलता है। तो फॉर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन सीरम इज सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड सेल्स एंड क्लॉटिंग एलिमेंट्स बाय सेंट्रीफ्यूगिंग। तो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन या फिर किसी में प्रॉब्लम सीरम को मतलब जब ब्लड सेल्स को कलेक्ट किया जाता है तो सीरम जो है उसके अंदर से सेपरेट करा जाता है ब्लड सेल्स एंड क्लॉटिंग एलिमेंट्स बाय द ब्लड क्लॉट्स। ब्लड सेल्स और क्लॉटिंग एलिमेंट्स जो भी होता है उन सबको सेंट्रीफ्यूग करके जो भी पार्टिकल्स होता है उसे रिमूव करा जाता है। तो जो वॉल्यूम ऑफ द सीरम इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज द प्लाज्मा। जैसे कि प्लाज्मा का वॉल्यूम 55% होता है उतना ही वॉल्यूम सीरम का भी होता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लाज्मा ओनली बाय द एब्सेंस ऑफ फिब्रिनोजन। प्लाज्मा जैसे इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वो प्लाज्मा में फिब्रिनोजन प्रेजेंट होता है और सीरम में जो है फिब्रिनोजन एब्सेंट होता है। दैट इज सीरम कंटेन्स ऑल द अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट रेनिफर। मतलब कि प्लाज्मा जो है वो सीरम से एग्जैक्टली पूरा सेम है लेकिन सिर्फ उसके अंदर फिब्रिनोजन एब्सेंट है, इसकी वजह से वो उसको थोड़ा सा अलग करता है। फिब्रिनोजन इज़ एब्सेंट इन द सीरम बिकॉज इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन्स। फिब्रिनोजन एब्सेंट होता है क्योंकि वो फिब्रिन्स में कन्वर्ट हो जाता है जब ब्लड क्लॉटिंग होती है। इसलिए एक फार्मूला दिया है, एक इक्वेशन दिया है। उसके बाद आता है फंक्शंस है ब्लड के न्यूट्रिटिव फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शंस, एक्सक्रीटरी फंक्शंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। न्यूट्रिटिव फंक्शंस में क्या है कि जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स एंड विटामिन्स जो डाइजेशन में काम होता है वो एब्जॉर्ब करता है ब्लड GIT में एंड कैरिड बाय ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वो ब्लड कैरी करता है और पूरे बॉडी में प्रोड्यूस करता है, ग्रोथ करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन का मतलब इनहेल एक्सेल, तो गैसेस का एक्सचेंज करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस डन बाय द ब्लड।
तो ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को और कैरीज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से लंग्स के एल्वियोलाई से डिफरेंट टिश्यू में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से एल्वियोलाई में पहुंचाता है। फिर आता है एक्सक्रीटरी फंक्शंस। एक्सक्रीटरी फंक्शंस में मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो टिश्यू ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो बहुत सारे वैसे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो ब्लड में फॉर्म होते हैं। वो ब्लड क्या करता है, कैरी करता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन से और उसको वेस्ट आउट करने में यानी एक्सक्रीट आउट करने में काम आता है। जैसे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में जैसे कि किडनी, स्किन, लिवर एक्सेट्रा, ये सारे काम जो है एक्सक्रीटरी के सिस्टम, एक्सक्रीटरी फंक्शन ब्लड के थ्रू ये सारी चीज़ें होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। हार्मोन्स और एंजाइम्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी ब्लड का मेन रोल होता है। जैसे कि हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो इस एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो डायरेक्टली ब्लड में जाके रिलीज़ होता है। तो ब्लड जो है क्या करता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है टू देयर टारगेटेड टिश्यू, यानी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जिस ऑर्गन में पहुंचाना होता है हार्मोन्स को, सीधा उस ब्लड जो है उस ऑर्गन को उधर जाके पहुंचाता है और ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है एंजाइम को। उसके बाद वाटर बैलेंस में काम आता है, जैसे रेगुलेशन ऑफ कंटेंट ऑफ द बॉडी। वाटर बैलेंस, जैसे हमको पता है कि 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर, तो ये जो ब्लड है वो वाटर बैलेंस में भी काम आता है। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर एंड हेल्प्स इन रेगुलेशन। जो प्लाज्मा प्रोटीन और हीमोग्लोबिन एक बफर की तरह काम करता है और जो रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस को ये रेगुलेट करता है। उसके बाद आता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक हीट ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म इन द बॉडी। तो जैसे कि हमारा हाई स्पेसिफिक हीट होता है तो ब्लड जो है थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म यानी हमारे बॉडी को थर्मल रखता है। अगर हमें पसीने की ज़रूरत होगी तो वो पसीना प्रोड्यूस करेगा, अगर हमें ठंडी की ज़रूरत है तो वो हमें गूज़बम्स प्रोड्यूस करेगा। तो ब्लड इसमें भी थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म भी प्रोड्यूस करता है बैलेंस में, विच बैलेंस बिटवीन हीट लॉस एंड गेन इन द बॉडी। उसके बाद आता है स्टोरेज फंक्शन। तो ब्लड स्टोर करता है जैसे कि वाटर एंड सम इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक प्रोटीन्स, ग्लूकोज, सोडियम एंड पोटेशियम। सो ये सारे कंटेंट जो है वो ब्लड, वाटर एंड सम इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस जो है ब्लड स्टोर करता है, आर कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड बाय द टिश्यू। ये सब टिश्यू को रिक्वायर होती है। तो ब्लड सर्व एज द रेडीमेड सोर्स फॉर दिस सब्सटेंस। तो ब्लड ये सारी चीज़ें स्टोर रखता है, जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो हाथ से देता है। जैसे कि स्टारवेशन, फ्लूइड लॉस, इलेक्ट्रोलाइट लॉस एक्सेट्रा। ऐसी सारी कंडीशन में जब टिश्यू को या फिर ह्यूमन बॉडी को इस चीज़ की ज़रूरत होगी तो ब्लड ये सारी चीज़ें उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। उसके बाद आता है डिफेंसिव फंक्शन। तो डिफेंसिव फंक्शन में यानी अपने आप को बचाव कैसे करता है, मतलब ब्लड, इसमें भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर कोई आ जाए तो इसमें से भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, सेल्स हैं जो फॉरेन पार्टिकल से लड़ने में काम आते हैं। जैसे कि ब्लड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी। जैसे कि द वाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन। जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स जो डिफेंस मैकेनिज्म में काम आते हैं, जिसमें है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, जो फॉरेन बैक्टीरिया जो होता है उसको एनगल्फ कर देता है, यानी खा लेता है, फैगोसाइटोसिस जिसे कहते हैं, मूव करके उसे खा जाना, उसके एब्जॉर्ब कर जाना। तो लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। जो लिम्फोसाइट है वो इम्यूनिटी के लिए काम आता है। इसिनोफिल्स है वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम आता है, यानी डिटॉक्स करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे रिमूव करता है, डिटॉक्सीफाई करता है, डिसइंटीग्रेट करता है, यानी उसे अलग करता है, रिमूव करता है फॉरेन प्रोडक्ट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. I hope you like the video, you like the explanation. Do share, subscribe. इंडिकेशन ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। क्या क्या इंडिकेशन पता चलती है जिसकी वजह से हमको ये पता चले कि हमको एक्सचेंज करना है ब्लड को। तो फॉलोइंग आर द इंडिकेशन